नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला टॉपिक। हमने पिछले 2 पार्ट में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ लिया। स्वर क्या होते हैं, स्वरों की संख्या, वर्णों की संख्या आदि के विषय में हमने पिछले पार्ट में चर्चा की। आज हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में, यानी प्रत्येक वर्ण मुख के किसी न किसी भाग से उच्चारित होते हैं। आज हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, कौन से वर्ण मुख के किस भाग से उच्चारित होते हैं। यकीन मानिएगा, आप मेरा वीडियो देखिए, ऐसी ट्रिक के माध्यम से बात करेंगे, ऐसे एक श्लोक के माध्यम से बात कर लेंगे कि आज ही याद हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला का पार्ट 3। हिंदी वर्णमाला का कौन सा पार्ट होगा? पार्ट 3 होगा। या हम इसकी चर्चा करेंगे हिंदी वर्णमाला के पार्ट 3 के बारे में। हम इसमें चर्चा करेंगे स्वरों यानी वर्णों का उच्चारण स्थान, कौन से वर्ण कहाँ से उच्चारित होंगे, मुख के किस भाग से उच्चारित होंगे। यानी हम किसकी चर्चा करेंगे? तो वर्णों का उच्चारण स्थान। चलिए हम ट्रिक के माध्यम पढ़ते हैं और बेस पर भी ध्यान देंगे। बेस से कैसे होगा उसकी भी चर्चा करेंगे। आइए पहले हम ट्रिक पढ़ते हैं। यकीन मानिए ट्रिक बहुत ही शानदार है। ना समझ में आएगा तो बताइए, हमारे वीडियो को डिसलाइक जरूर करिए अगर नहीं समझ में आया तो। अगर समझ में आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। अपने मित्र, भाई, बहन जो भी हों, केवल 2 से 3 शेयर आप करिए, निश्चित ही इसका फायदा सभी को मिलेगा। आइए बात करते हैं ट्रिक की। अकु विसर्ग कंठ, अकु विसर्ग कंठ, इचु यसा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, तुलसी दंत उपु ओष्ठ। इतने ही वर्ड याद करने हैं। यकीन मानिए इतने ही शब्दों से पूरे उच्चारण स्थान सबको तैयार हो जाएंगे। कौन सा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 3 से 4 बार इसको रटना पड़ेगा। आप इतना तो तैयार ही कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? अकु विसर्ग कंठा, इचु यसा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, तुलसी दंत उपु ओष्ठ। क्या है? फिर एक बार, अकु विसर्ग कंठा, इचु यसा तालु, ऋतु रसा मूर्धा, तुलसी दंत उपु ओष्ठ। आइए इसके बारे में चर्चा करें। यकीन मानिए पहले देखिए, फिर उसके बाद जज करिए। क्या है? देखिए, अकु यानी आ और आ, का यानी का वर्ग। इस का से क्या होगा? तो का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो का, ख, ग, घ, अंगा। अकु आ का वर्ग या हा, और क्या होगा? विसर्ग। इनसे क्या हो जाएगा? इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ से। 2 शब्द हमने याद किया, अकु विसर्ग कंठा। अकु यानी आ, फिर उसके बाद का वर्ग में कौन कौन से? का, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद हा और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान किससे? तो कंठ से। अकु विसर्ग कंठा। याद किए, अकु यानी आ, का वर्ग का, ख, ग, घ, अंगा और विसर्ग। उसके बाद और क्या बचता है? हा। अगला क्या है? इचु यसा तालु। इचु यसा यानी इस ई से क्या होगा? ई, बड़ी ई। इचु चा वर्ग। चा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो च, छ, ज, झ, इया। च, छ, ज, झ, इया। इचु या और क्या होगा? शा। इचु यसा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु। 2 शब्द, इचु यसा तालु। इचु यानी ई। उसके बाद चा वर्ग में कौन कौन? चा, छ, ज, झ, इया, या और यस, इस से सा। यानी इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो तालु से होगा। अगला क्या है? ऋतु रसा मूर्धा यानी री। टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? तो टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? तो ट, ठ, ढ, अड़ा। टा, ठ, उसके बाद ड,
ढ अण, टावर, उसके बाद रा और इस खटकोर खा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? मूर्धा। ऋतु, रसा, मूर्धा यानी ऋषि, टावर, टावर में कौन? ट, ठ, ड, ढ, अण, रा और श। आगे बात करें तुलसी दंत यानी तुलसी से इस ता से, तावर्ग, तावर्ग में कौन कौन से आएंगे? त, थ, द, ध, न, या, ला, उसके बाद कौन सा? सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से? तो दंत से। तुलसी दंत, त वर्ग यानी त, थ, द, ध, न, ला, उसके बाद सा। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो दंत से होगा। अगला क्या है? उप ओष्ठ यानी इस ऊ से ऊ, बड़ा ऊ, पा से पा वर्ग, पा वर्ग में कौन कौन से? प, फ, व, व, म। कौन से उनके से? तो प, फ, व, म। देखिए इतने 5 वर्डों से पूरे का उच्चारण स्थान याद हो गया। अब कुछ और बचते हैं, उनको हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और उनके योग कैसे हुआ, उनका कैसे उच्चारण स्थान होता है, उन सब की भी चर्चा थोड़ा हम करते हैं। कौन कौन से वर्ड बचे? ए बचा। हमने चर्चा की थी जब स्वर के प्रकार पढ़ रहे थे। अगर आपने या जो है दूसरे पार्ट में मिल जाएगा। अगर मेरा दूसरा पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, इंडिविजुअल हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहाँ पर पार्ट 2 देखिए, वर्णमाला का पार्ट 2, उसमें बताया गया है कौन से स्वर, कौन से व्यंजन कैसे योग करके बने हैं, उसको देखिए तो यहाँ समझने में आसानी होगी। आगे बात करते हैं, इस ए का योग किससे होता है? आ और ई से। अब देखिए यहाँ पर इस आ का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो कंठ से। कहाँ से? तो कंठ से। इस ई का उच्चारण स्थान, ई का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तालु से। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला? इस ए का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? कंठ तालु। इसकी भी चर्चा हमने वहाँ पर यानी पार्ट 2 में चर्चा कर ली थी कि कैसे इनका उच्चारण स्थान होता है। तो यानी इस ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो कंठ तालु से। ऐ की बात करें, इस ऐ का निर्माण कैसे होता है? तो इसका निर्माण आ और किसके योग से? ए के योग से। और इस ये का निर्माण किससे होगा? तो आ और किससे? ई से। इन दोनों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? कंठ से। इसका उच्चारण स्थान तालु, यानी इस ऐ का उच्चारण स्थान भी कहाँ से होगा? तो कंठ तालु से होगा। आगे बात करें ओ की। ओ का निर्माण कैसे हुआ? ओ का निर्माण आ और ऊ के योग से हुआ। इस आ का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान कंठ। इस ऊ का उच्चारण स्थान देखेंगे, यहाँ ऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ओर से। अब इन दोनों के योग से ओ का उच्चारण होता है तो इनका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा? कंठोस से। इसके बाद ऐसे ही औ की बात की जाए, इस औ की बात की जाए तो क्या होगा? आ और किसके योग से? ओ के योग से। और इस ओ का निर्माण कैसे हुआ? आ और ऊ के योग से। इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो कंठ से। और इनका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? तो ओर से। कहाँ से होगा? तो ओर से। अब इन दोनों का योग होगा तो किससे? औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ। यानी हमने चर्चा कर ली इस ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होगा? कंठ तालु से। ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोस्थ से। इसकी चर्चा हमने कर ली। इसके आगे चर्चा करते हैं, संयुक्त व्यंजन की चर्चा करें। देखिए थोड़ा सा, जो संयुक्त व्यंजन होता है उसका अपना कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। याद रखिएगा, संयुक्त व्यंजन जितने भी होते हैं, कितने होते हैं? तो 4। इनका अपना कोई उच्चारण स्थान नहीं होता। परंतु याद रखिएगा कि जब भी पेपर बनाने वाले को थोड़ा सा कठिन पेपर बनाना हो तो वह प्रश्न बना सकता है कि इनका मतलब इनका उच्चारण स्थान कैसे होगा, कहाँ से होगा। थोड़ा सा वहाँ से भी हम चर्चा कर लें। मान लीजिए कभी भी पेपर थोड़ा टफ हुआ, कठिन बनाया गया पेपर बनाने वाले के द्वारा, तब भी हम उस बिंदु तक थोड़ा सा सोच सकें, इसलिए थोड़ा उस बिंदु पर भी चर्चा करते हैं। जैसे कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन?
का उच्चारण स्थान। तो चर्चा करने से पहले संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, एक एक करके चर्चा करें। 6 इनका योग किससे होता है? का, आधा का होता है और कौन सा होता है? तो खा। अब इस देखिए इस का उच्चारण स्थान कहां से है? तो कंठ से। और इसका उच्चारण स्थान कहां से है? खा का। तो देखेंगे इसमें ऋतु रफा मूर्धा। तो हम यह भी कह सकते हैं इस छा का उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ मूर्धा से होगा, या कंठ मूर्धन्य व्यंजन भी इनको कहा जाएगा। आगे छा के बाद बात की जाए कौन सा आता है? तो त्रा आता है। इस त्रा की चर्चा की जाए। त्रा किसके योग से बनकर बनता है? तो आधे ता और रा के योग से बनकर बनता है। इस ता का उच्चारण स्थान तो दंत से, और इस रा का उच्चारण स्थान कहां से होगा? तो ऋतु रफा मूर्धा, यानी दंत मूर्धन्य व्यंजन, त्रा का उच्चारण स्थान। उसके बाद ज्या, तो किस कहां से? तो ज्या और किससे? इया से मिलकर बनता है। इस जा का उच्चारण स्थान देखेंगे तो किस वर्ग में आता है? तो चा वर्ग में। और चा वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो तालु से। और इस इया का उच्चारण स्थान कहां से होगा? तो इस इया का उच्चारण भी स्थान भी तालु से होगा। तो ये कहां से निकलेगा? तो तालु से ज्ञा। आगे कौन सा बचता है? तो सा बचता है। तो इनका योग कैसे होता है? तो सा और रा से। इस शा का उच्चारण स्थान देखेंगे तो कहां से होता है? तो तालु से। इस रा का उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो मूर्धा से। देखिए यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया था, बाकी अभी तक तो नॉर्मल पेपरों में नहीं पूछा गया, यानी वनडे एग्जाम जो होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनमें तो नहीं पूछा गया, केवल यूपीएससी को छोड़कर। तो याद रखिएगा यूपीएससी को छोड़कर अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में निश्चित ही ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से भी इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी विचार कीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। मान लीजिए कभी पूछा जाए तो हम उस योग्य रहें कि हम यहाँ तक सोच सकें। एक वर्ड और बचता है, कौन सा है वह? तो वाह। इसको याद कर लीजिए, इसको वकारस्य व्यंजन कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो दंतोष्ठ से। पूछा गया प्रश्न, बताइए वकारस्य व्यंजन क्या है? वाह। इसका भी हिंदी भाषा में तो उच्चारण स्थान नहीं, लेकिन संस्कृत भाषा में होता है। क्या होता है? तो दंतोष्ठ। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। हमने चर्चा कर ली उच्चारण स्थान। हमने मात्र इन्हीं ट्रिक के माध्यम से पूरे शब्द यानी पूरे वर्ड के उच्चारण स्थान की चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और कुछ प्रश्न बनते हैं। अल्पप्राण, महाप्राण क्या होता है? अघोष, सघोष क्या होते हैं? इन सब की चर्चा करते हैं। आपको मेरी यह ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे पिछले 2 पार्ट नहीं देखे तो वो भी जाइए, इंडिविजुअल हिंदी के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उनमें वर्णमाला पार्ट 1, वर्णमाला पार्ट 2 मिल जाएगा। और एक टॉपिक और दिया, अभी तक कवर कर लिया है हमने, भाषा, बोली, लिपि और संविधान। यकीन मानिए बहुत शानदार टॉपिक है। अभी हाल ही में जितने भी प्रश्न पेपर हो रहे हैं उनमें से कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है। आइए आगे बात करते हैं। क्या? तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, या इसी को
कामता प्रसाद ने प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कहा है। किन के अनुसार? या प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किनके अनुसार? तो पंडित कामता प्रसाद के अनुसार। पंडित कामता प्रसाद ने इसे क्या कहा कि यह प्रयत्न के आधार पर होगा। कौन कौन से होंगे? तो इनको दो भाग में, अल्प प्राण और महाप्राण किस श्रेणी में रखा गया। अब इनके अर्थ की चर्चा कर लें। ये दो शब्द से मिलकर बने हैं। कौन कौन से? अल्प और प्राण। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण के मतलब होता है हवा या वायु कह सकते हैं। इस महा का मतलब महान यानी बहुत अधिक, अधिक प्राण मतलब वायु, यानी ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय बहुत कम हवा निकले मुख से अंदर आंतरिक भाग से, उसे क्या कहा जाएगा? अल्पप्राण। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय मुख से बहुत अधिक मात्रा में वायु निकले, उसको क्या कहा जाएगा? महाप्राण। या ऐसे भी कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं ये इनकी चर्चा करें तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और कौन सा? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किस में आएंगे? तो अल्प प्राण में। प्रत्येक वर्ग के पहले वर्ण, तीसरे वर्ण, पांचवें वर्ण और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से? यारा, ला, वा। उसके बाद जो शेष बचते हैं दूसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किस में आएंगे? शाखा, साह। किस में आएंगे? तो महाप्राण में। याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, बताइए कि चा अल्पप्राण है या महाप्राण, या ऐसे रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा अल्पप्राण में 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ग किस में आएंगे? तो अल्पप्राण में। और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में दूसरे, चौथे किस में आएंगे? और महाप्राण में। और ऊष्म व्यंजन भी महाप्राण में आएंगे। इससे काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी यूपीपी में तो बहुत बार, एसएससी जीडी में तो यह टॉपिक है ही नहीं, तो एसएससी जीडी में तो नहीं आता, लेकिन यूपी के अदर एग्जाम जितने भी होते हैं सब में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर थोड़ा मेहनत करिए, याद रखिए, तैयार कर लीजिए। और एक बात याद रखिएगा, स्वर किस में आएंगे? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की गणना किस में की? अल्पप्राण में ही की। किसने? तो पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। देखिए हमने यहाँ लिखा है व्यंजनों का वर्गीकरण, क्योंकि जितने भी व्यक्ति हुए, हिंदी के विशेषज्ञ हुए, उन्होंने अल्पप्राण और महाप्राण में केवल व्यंजनों का ही वर्गीकरण किया। परंतु पंडित कामता प्रसाद गुरु ने, किसने? पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की गणना किस में कर दी? तो अल्पप्राण में। अल्पप्राण में की। किसने? तो पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की गणना किस में की है? अल्पप्राण में। आगे एक अंतिम टॉपिक वर्णमाला से, उस पर चर्चा करते हैं। क्या है? तो घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। किस आधार पर? घोषत्व के आधार पर। पहला इसे कहते हैं घोषत्व या कंपन। कंपन के
आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। घोषत्व या कंपन के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। इसकी चर्चा करें, कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से? अघोष या दूसरा कौन सा है? सघोष, या इसी को ही घोष भी कहते हैं। अघोष क्या होता है? तो ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय उनके मुख जो स्वर यंत्रियाँ पाई जाती है उसमें नाम मात्र का ही कंपन हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? अघोष। याद रखिएगा, जब हम उच्चारित करते हैं जो स्वर यंत्रियाँ होंगी उसमें नाम मात्र का ही कंपन हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अघोष। और सघोष क्या होगा? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करते समय स्वर यंत्रियों में अधिक मात्रा में कंपन हो उसे सघोष वर्ण कहा जाएगा। हमने चर्चा कर ली अघोष और सघोष या घोष किसे कहते हैं। अब ये परिभाषा से तो प्रश्न नहीं, लेकिन ये इनके कौन कौन से वर्ण किस श्रेणी में रखे गए हैं इससे प्रश्न काफ़ी बनते हैं। इसकी चर्चा करें तो क्या होगा? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, उसके बाद सा ख सा, एक इसमें आएंगे अघोष में आएंगे। प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण और सा खा सा किस में आएंगे? तो अघोष में आएंगे। एक अंतिम कौन सा? सघोष या घोष। अब जितने शेष बचे कौन कौन से? प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे पांचवा वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से? या रा ला वा। उसके बाद कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से? या रा ला वा, या रा ला वा। उसके बाद स्वर, और उस व्यंजन में एक बचता है कौन सा? हा। इतने होते हैं। हमने वर्ण या पहले पार्ट में हमने चर्चा कर ली स्वर के बारे में, दूसरे में स्वर और व्यंजनों को वर्गीकरण आदि की चर्चा की, तीसरे में इनका उच्चारण स्थान और सघोष ये सब वर्ण क्या होते हैं इन सब की चर्चा की। यदि आपको या मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और अपने मित्रों को बताइए कि हिंदी टॉपिक के लिए यह बेस्ट चैनल होगा। और इसके आने वाली क्लासेस आपको इसी चैनल पर इंडिविजुअल हिंदी के नाम से बनी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से और एक नए टॉपिक के साथ।